हम लोग लास्ट वीडियो पढ़ रहे थे धन का निष्कासन और धन के निष्कासन के सभी पहलुओं पर हमने चर्चा किया था। आज हम धन के निष्कासन पर ही कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और या कहिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ को जो है उत्सारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। उत्सारण का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ को, धन का निष्कासन को उत्सारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसका विरोध करने वाले, मतलब कहने का अर्थ कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का विरोध करने वाले जो भारतीय थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत का जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था उसका विरोध किया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक थे विलियम डिग्बी, इन्होंने बताया था कि 1867-68 में भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो 18 रुपया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया इस किताब का नाम है। विलियम डिग्बी जो एक बताए थे कि भारत में राष्ट्रीय आय 18 रुपया प्रति व्यक्ति, 18 रुपया 1867-68 में, तो उन्होंने किताब लिखा था प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। आज हम कुछ जो औपनिवेशिक काल में जो पुस्तक लिखे गए आर्थिक इतिहास पर, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपको दादा भाई नौरोजी का जो किताब सब था, उसमें था एक किताब था द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एक किताब इनका बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। दूसरा किताब है इनका ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। और इनका तीसरा किताब है ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब का नाम है, थर्ड किताब का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, यहाँ पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल का अर्थ हुआ कि मैंने आपको कल धन का निष्कासन पढ़ाते समय बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने भारत के धन निष्कासन को अंग्रेज अधिकारियों का कुटिल चाल बताया, और इसलिए उन्होंने अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किया कि जो भारत में जो ब्रिटिश लोग काम कर रहे हैं वो अंग्रेज की ब्रिटिश से अलग है। अंग्रेज की ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते हैं। वो भारत में रहने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, वह जो है अंग्रेज में, जो इंग्लैंड में जो अंग्रेज लोग रहते हैं या अधिकारी रहते हैं, राजा रहते हैं, उनसे आंख में धूल मतलब झोंक कर ये लोग धन का दोहन कर रहे हैं। इसलिए जो है ये पॉवर्टी का कारण इनको अन ब्रिटिश रूल, मतलब जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी रह रहे हैं उनका करतूत बताता है। इस किताब का अर्थ यही है, जो कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी के, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक मतलब राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी आप कह सकते हैं, या उदारवादी सोच रखते थे ब्रिटिश के प्रति। तो यह आप इसलिए इन्होंने जो है अन ब्रिटिश रूल शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा था कि जो धन का निष्कासन हो रहा है उससे भारत का वो रक्त चूस रहे हैं। उन्होंने 2 मई 1867 को जो लंदन में एक बैठक हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, उस बैठक में उन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन का मुद्दा उठाया था। और इंडिया डेप्ट
इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक एक इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया एक पुस्तक लिखा था। एक पत्रिका में इस बात को सबसे पहले उजागर किया था कि कैसे वह हमारा धन चूस रहा है। उनका ये कहना था कि ब्रिटिश का जो कुल संसाधन, जो राष्ट्रीय आय होता है, उसमें 1/4 जो है वो भारतीय धन का निष्कासन से जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ कि अगर 75 उनका अपना है तो 25 जो है भारत के धन निष्कासन से जा रहा है। इनका ये कहना था। मतलब कुल 25% जो है धन का निष्कासन प्रतिवर्ष भारत से इंग्लैंड की ओर हो रहा है। इन्होंने एक कैलकुलेशन किया और कहा कि 1871 में एक कैलकुलेशन बताया कि 1.20 करोड़ पौंड प्रतिवर्ष भारत से जो है धन जो है इंग्लैंड जा रहा है। ये दादा भाई नौरोजी ने कहा। दादा भाई नौरोजी को अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने मित्र मंडली इस सब का स्थापना किया था, कल मैंने बताया भी था। तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और उनके बारे में, हाँ, दादा भाई नौरोजी ने जो है धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। ये थोड़ा सा परीक्षा में पूछता है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में। एक थे महादेव गोविंद रानाडे। ये भी भारत के आर्थिक राष्ट्रवादी आप कह सकते हैं थे, जो दादा भाई नौरोजी की बात के थे, करीब के थे। और दादा महादेव गोविंद रानाडे ने द एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी पर किताब लिखा। द एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी पर किताब लिखा। और आधुनिक जो उद्योगों की स्थापना पर का आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति महादेव गोविंद रानाडे ही थे। उसके बाद है रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र जो है 27 फरवरी 1901 को जो है द इंडियन हिस्ट्री ऑफ भारत का आर्थिक इतिहास लिखे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे और पहली बार भारत की गरीबी के लिए उत्तरदायी जो है अंग्रेजों को ठहराए और कहे कि जो भारत में जो आर्थिक नीति है उनकी वो ठीक नहीं है। लेकिन रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है अंग्रेजों की जो अस्थायी बंदोबस्त है उसका प्रशंसा किए थे। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। रमेश चंद्र दत्त जो थे अंग्रेजों के अस्थायी बंदोबस्त का अपनी पुस्तक जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रशंसा किए थे अस्थायी बंदोबस्त का। उसके बाद जीवी जोशी भी जो थे ब्रिटिश के आर्थिक आलोचक थे। जीवी जोशी सुब्रमण्यम अय्यर जो हिंदू पेपर के एडिटर थे, इन्होंने भी जो है आलोचना किया था। उसके बाद थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन कहा था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले 1901 एडी में इंपीरियल काउंसिल में सबसे पहले धन निष्कासन का मुद्दा उठाया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सबसे पहले इंपीरियल काउंसिल में 1901 ईस्वी में धन निष्कासन का मुद्दा उठाया था। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्षता किए थे। तो पहली बार धन निष्कासन को दादा भाई नौरोजी के विचार को माना गया और कहा गया कि भारत की गरीबी का प्रमुख कारण और अकाल का प्रमुख कारण यही जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ है। एक कार्ल मार्क्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा। ब्लीडिंग प्रोसेस कहा। कार्ल मार्क्स ने जो भारत ब्रिटिश आर्थिक नीति को भारत में घिनौनी कहता है, उसने ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। धन के जो दोहन है
जो भारत से धन जा रहा है उसको ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। तो ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये सब आपसे पूछा जा सकता है। एक कैलकुलेशन किया गया तो वह उस पर निष्कर्ष पर यह आया गया कि 18वीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी सदी के अंत तक भारत के कुल राष्ट्रीय आय का 9% इंग्लैंड में मतलब भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 9% 18वीं शताब्दी के अंत तक धन जो है ब्रिटेन चला जाता था, धन का निष्कासन होता था। मतलब भारत के 9% राष्ट्रीय आय का 18वीं शताब्दी के अंत तक धन का निष्कासन हो जाता था। एक बात और याद रखिएगा कि पूरे ब्रिटिश काल में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, इसको याद रखिएगा। पूरे ब्रिटिश काल में भारत में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, और ये व्यापार संतुलन जो था, धन का निष्कासन जो हो रहा था, वह एक अप्रतिफलित निर्यात था, अप्रतिफलित निर्यात था। क्योंकि अंग्रेजों ने व्यापार संतुलन को जानबूझकर जो है वह पक्ष में रखा, और उसके पीछे था कि धन का जो निष्कासन यहाँ से हो रहा है गृह व्यय के माध्यम से, होम चार्जेस के माध्यम से, जो अप्रतिफलित निर्यात है ब्रिटेन के लिए, तो वह उसका कारण एक ही है, यही कारण है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संपूर्ण ब्रिटिश काल में क्या भारत में व्यापार संतुलन अनुकूल था? आप कहिएगा हाँ अनुकूल था, उसके भारत के अनुकूल था। उसके बाद लेकिन धन के दोहन जो एक अप्रतिफलित निर्यात था, और इसके धन के जो ब्रिटेन जा रहा था भारत से, उससे भारत को कोई ना भौतिक फायदा हुआ, ना आर्थिक फायदा हुआ, ना कोई वित्तीय फायदा हुआ। यही कहने का अर्थ है। बाकी क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिस्कस किया है, तो आज मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। अगर देखा जाए तो अगर ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय आय था उसका 2% जो है धन भारत से जो है भारत से ही जाता था। 2% धन इंग्लैंड की कुल राष्ट्रीय आय का 2% जो है वो भारत से ही जाता था। धन का उन लोग दोहन करते थे, जो धन का निष्कासन होता था उसमें 2% हिस्सा जो है भारतीय धन का निष्कासन का हिस्सा था। और एक बात और जान ली कि उस ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय बजट था उसमें 7% जो है कृषि और उद्योग पर खर्च किया जाता था। बात कैसे समझिएगा कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय बजट था उसमें 7% हिस्सा वो कृषि और उद्योग पर खर्च किया जाता था, और ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय आय था उसमें 2% भारतीय धन का हिस्सा था। तो आप समझिए कि इंग्लैंड के विकास में भारतीय धन का क्या योगदान है। 7% वो कृषि और उद्योग पर खर्च कर रहा है, और 2% भारतीय आय से ही हो जाता है। तो यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। एक कैलकुलेशन किया गया, एक कैलकुलेशन यह है कि जब 1756 से लेके 1765 तक, मतलब प्लासी के युद्ध से लेके बक्सर के युद्ध तक, कुल मिलाकर भारत से जो धन गया वो 60 लाख पाउंड गया। 60 लाख पाउंड, इससे भी ज्यादा गया, लेकिन ये ऑफिशियली गया। बाकी लोग चुरा छिपा के क्या ले गए वो अलग चीज है, लेकिन 1756 से लेकर 1765 तक 60 लाख पाउंड गया। और उस समय जो बंगाल के नवाब थे उनको जो मालगुजारी वसूलते थे वो, उसका ये 4 गुना से ज्यादा रकम था। तो बंगाल के नवाब को मालगुजारी से जो रकम मिलता उससे 4 गुना जो है 1756 से लेकर 1765 तक वो धन ले गए, जो करीब 60 लाख पाउंड ठहरता है। अगर हम देखें 1765 से लेके 1770 तक, तो कुल मिला के यहां से 40 लाख पाउंड वो ले गए ब्रिटिश, और ये बंगाल के राजस्व का 33% हिस्सा था। और 18वीं शताब्दी के अंत में एक कैलकुलेशन किया गया कि कितना धन भारत के राष्ट्रीय आय का इंग्लैंड जाता है, तो वो ठहरता है 9%। तो इसी से समझिए कि इंग्लैंड
वालों ने भारत से कितना धन लेकर गए, और दादा भाई नौरोजी की नज़र में ये भारतीय ब्रिटिश अधिकारियों का करतूत है। इसमें ब्रिटेन में रहने वाले प्रशासक का कोई इसमें रोल नहीं है, वह कहीं ना कहीं उनका सीमित दायरा है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था गुजरात के नवसारी में, और उनकी मृत्यु हुई थी आपको 1925 में, बम्बई में मर गए थे। तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में है, यही सब है आपको। हाँ, एक चीज़ और कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जो विदेशी पूंजी अगर भारत में नहीं आएगा तो भारत का आधुनिकीकरण नहीं होगा। तो विदेशी पूंजी भारत के विकास के लिए, भारत के आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए एक पूर्व शर्त है। ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। तो यही सब है आपका कुल मिला के, जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत जो धन का दोहन अंग्रेज कर रहे थे, धन का निष्कासन कर रहे थे, उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें थी, और परीक्षाओं में ये सब थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं वीडियो ऐसा बना रहा हूँ कि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जाए वह उसको जवाब देने के लिए आप काबिल हो, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। जब ब्रिटिश आर्थिक नीति पढ़ा रहे हैं तो ब्रिटिश आर्थिक नीति में एक चीज और मैं बता देता हूं। एक शब्द है औरंग। औरंग शब्द है। औरंग शब्द जो है वो एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ होता है गोदाम। और ये जो है यहाँ वस्तु क्रय विक्रय के लिए रखे जाते थे। ठीक, औरंग शब्द है। एक है मिरासी। मिरासी जो है एक अरबी शब्द है, और ये जो रैयतवाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर भारत में जजमानी प्रथा था, जो अस्थायी बंदोबस्त वाले इलाकों में, उसी प्रकार मिरासी जो था रैयतवाड़ी प्रथा वाले क्षेत्रों में पाया जाता था। और ये जो थे जो टैक्स पेयर थे वही थे ये। और एक वर्ड आता है बेनियान। देखिए बेनियान कुछ है नहीं, बनिया को ही बेनियान कहा जाता है, बनिया। तो ये सब कुछ वर्ड है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आजकल एक परंपरा चला है कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछा जाए जो ऑफ बीट हो, तो आपको आपकी दृष्टि हर जगह होनी चाहिए। इसी के साथ जो है धन का निष्कासन के संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं, संभावना है, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा अब कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब जो है हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह कृषि का वाणिज्यीकरण होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को मेरे कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो उससे जो है आलोचना एक शक्ति देता है, रचनात्मक शक्ति देता है। तो आप आलोचना कीजिएगा तो मेरी रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अपील करता हूँ कि आप कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।